पूरी दुनिया में वॉरफेयर के तौर तरीके बदल रहे हैं। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। इसमें प्रोपेगेंडा का यूज किया जाता है। टेररिज्म हो या नक्सलिज्म हो, एक आइडियोलॉजी तो होता है, सामने दिखता है कि भाई ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है, लेकिन इसका एक पूरा इकोनॉमिक्स होता है। और कभी ऐसे इशू की जरूरत पड़े तो मास मोबिलाइजेशन करके शहर को चोक कर देना है। शाहीन बाग सबसे बड़ा शाहीन बाग हुआ, किसान आंदोलन में एक तबका था जिसने उसको उस तरीके से इस्तेमाल किया, और सरकार क्या करेगी? डेमोक्रेटिक लीगल फ्रेमवर्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बात क्या है कि हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है, सरकार गोली चला नहीं सकती। डीप स्टेट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि दुनिया वॉर जोन में रहे। वॉर जोन में रहे तो हेजेमनी बनी रहेगी हमारी, जबकि आप दुनिया के सबसे सुपर पावर हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि विश्व शांति आपकी जिम्मेवारी है। अगर ताकत है तो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया के लिए शांति चाहते हैं, कि हम तो पाकिस्तान के लिए भी शांति चाहते हैं जी। हम कहाँ चाहते हैं कि आपके यहाँ 1 करोड़ लोग मारे जाएं, आप भले ही चाहें हमारे लिए, लेकिन हम तो जग कल्याण चाहते हैं, हम तो लोक कल्याण चाहते हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का एथनिक क्लींजिंग हुआ, सरकार का हमेशा फोकस रहा, मीडिया का टेंशन रहा, लेकिन आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि ईस्टर्न बॉर्डर में ऐसे 200 से ज्यादा पॉकेट्स होंगे। कुछ ब्लॉक्स 0 हिंदूज हो गए, कुछ ब्लॉक्स में कुछ जातियों को टारगेट करके 0 कर दिया गया। तो ये वहां बैठ करके केवल बाइबल नहीं पढ़ा रहे हैं या केवल कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इनका सीधा सीधा संपर्क वहां पे उन टेररिस्ट आउटफिट्स के साथ था जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे नॉर्थ ईस्ट में, उनके साथ भी रहा है। स्टैन स्वामी का आपने नाम लिया, ये कौन है? क्योंकि आज जब मैं स्टैन स्वामी का नाम सर्च करता हूँ तो ये लिख के आता है कि बहुत एक काइंड इंसान था, पादरी था, उसे जेल में बंद किया गया, उस पर बहुत अत्याचार किए गए, उसे स्ट्रॉ तक नहीं दिया पानी पीने के लिए। जो भीमा कोरेगांव वाला इंसिडेंट था उसमें लिंक्स निकल के आए और पता चला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जानलेवा हमला करने की साजिश भी रची जा रही थी। मारने की प्लानिंग तो जब से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं तब से चल रही है, आज भी कहीं कोई प्लानिंग कर रहा होगा। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस एपिसोड पे मेरे गेस्ट है विनय कुमार सिंह जी। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी है और इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो कुछ लोगों के लिए बहुत ही टची सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने रैडिकल इस्लामिज्म के बारे में बात की है, हमने क्रिश्चियन इवेंजलिज्म के बारे में बात की है, और हमने ये भी बात की कि किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 4 बार उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। इस पॉडकास्ट पे हमने बात की पीएफआई के बारे में भी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर कई सारे आरोप आज तक लगे हैं, और उसमें सबसे बड़ा आरोप ये है कि पीएफआई इंडिया में एक इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहता है। ये पॉडकास्ट हर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जिसे नेशनल सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। विनय जी, आपका स्वागत है इस शो पे। इस शो को हम द आवारा मुसाफिर शो कहते हैं, एंड इस पे हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आवारा मुसाफिर वो एक मुझे फ्रीडम दे देता है कि मैं हर डायरेक्शन में जाके घूम फिर के सबसे बात कर सकूँ। आज के इस पॉडकास्ट पे भी हम कई सारी चीज़ों पे बात करेंगे, बट फर्स्टली सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच एंड लॉट ऑफ एंड टन्स ऑफ गुड विशेस फॉर आवारा मुसाफिर। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत फेमस है, एंड स्टार्टेड, इसकी एक हिस्ट्री आपने मुझे बताई, एंड टन्स ऑफ गुड विशेस। जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हमें बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे नेबर्स को अगर हम देखें, फ्रेंडली नेबर्स नहीं है हमारे पास में वो प्रिविलेज नहीं है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है वो स्पिल ओवर हमारे यहाँ पे हो जाती है, एंड उसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और कई सालों से क्रिएट होते आए हैं। पिछली कुछ जो हमारी सरकारें थी उन्होंने शायद उतने मजबूत स्टेप्स लिए नहीं लिए, वो एक सबका अपना अपना ओपिनियन है, पर 2014 से तो हमने देखा है कि क्रैकडाउन हुआ है। आज जब हम 2025 में बैठे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्टली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे लिए टॉप 4-5 कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं? अभी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को आप समझो ऐसे कि जैसे इकोनॉमिक्स में मैक्रो और माइक्रो है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। मैं अपनी सुविधा के लिए एक मैक्रो और माइक्रो ऐसा मान लेते हैं कि माइक्रो पोर्शन है उसका। मेरा जो काम है वो माइक्रो एनालिसिस का है कि ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट क्या होता है। कोई इंटरनल सिक्योरिटी इशू है तो गली गुचों में या रेहड़ी पटरी में भी उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। अपने आसपास ऐसे 360 डिग्री अगर सर घुमाएंगे तो आपको उसके इम्पैक्ट्स दिख सकते हैं।
तो ये माइक्रो एनालिसिस है कि बड़ी बड़े कॉन्स्पिरेसी थियरीज के छोटे लेवल पे फुटप्रिंट्स नोट करना। ये जो समय है पूरी दुनिया में वॉरफेयर के तौर तरीके बदल रहे हैं। कभी फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर था कि कुश्ती से किसी के साथ लड़ाई करना या तलवार भाले के साथ लड़ाई करना, फिर सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जिसमें टैंक, एटॉम बॉम्ब आदि सब ऐसे हथियारों का यूज़ होना। ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। फिफ्थ जनरेशन 5D GW बोलते हैं इसको, दुनिया भर के लिए है, केवल भारत के लिए ही एक्सक्लूसिव नहीं है। इसमें प्रोपेगेंडा का यूज़ किया जाता है और प्रोपेगेंडा का यूज़ वेपन की तरह किया जाता है। तो प्रोपेगेंडा है क्या? प्रोपेगेंडा झूठ है? नहीं। प्रोपेगेंडा सच है? नहीं। तो प्रोपेगेंडा है क्या? प्रोपेगेंडा में बड़ा पोर्शन सच का होता है, उसमें केवल छोटा सा एक झूठ डाला जाता है और उस सच का पूरा तासीर बदल जाता है। जैसे आपने दूध लिया 1 गिलास और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया, तो दूध दूध ही रहता है लेकिन उसमें मिठास आ जाती है। लेकिन उस दूध में आपने 1 चुटकी चीनी डाल दिया, एक चुटकी नमक डाल दिया, तो दूध का नेचर बदल जाएगा। वो दूध जो फ़ायदा करता है उसके दूसरे इफ़ेक्ट्स आपके शरीर पे होने लगेंगे। तो प्रोपेगेंडा उसी 1 चुटकी नमक की तरह है कि जो उसका स्वाद, उसका तासीर, सब कुछ बदल जाता है। और आप जो सामने वाला वो कहता है कि नहीं ये तो सही है, लेकिन उसमें वो ट्विक किया जाता है छोटी चीज़ों से। प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, उसका मास डेसिमेशन करना, उसको वेपनाइज करना, ये करते हैं लोग। कौन करते हैं? तो मान लीजिए कि हमारे नेबर्स फ्रेंडली नहीं हैं तो नेबर्स करते हैं। नेबर्स का यूज़ भी करने वाले हैं। आजकल बड़ा चर्चा का विषय है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी डीप स्टेट के अगेंस्ट में है, डीप स्टेट इस्तेमाल करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे अनफ्रेंडली नेबर्स हैं उनका इस्तेमाल डीप स्टेट कर ले जाता है। तो उसमें अनफ्रेंडली नेबर्स का ईगो सेटिस्फाई होता है, लेकिन एजेंडा सेटिस्फाई होता है डीप स्टेट का। तो इसको करने का एक तौर तरीका, जैसे बांग्लादेश में जो हुआ अभी, तो बांग्लादेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और इलेक्टेड थी का मतलब कि उसको मैंडेट था, एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने उसको वोट किया था। तो उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि ये डिक्टेटर है, ये इलेक्शन रिग हुआ है और तमाम सारी चीज़ें। और उस प्रोपेगेंडा का मास डेसिमेशन किया गया। और मास डेसिमेशन से ये हुआ कि एक तबका रिवोल्ट करता है और एक चुनी हुई सरकार, वहाँ का लोकतंत्र कमज़ोर था, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर थे, और कुछ ऐसे आवारा किस्म के लोग आते हैं और सरकार को उठा करके पलट देते हैं और भागना पड़ जाता है। वहाँ चुनी हुई जो सरकार है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, सबको भागना पड़ता है। ये प्रयास केवल बांग्लादेश में नहीं किया गया, ये प्रयास दुनिया के कई देशों में किया गया, अभी भी किया जा रहा है। भारत में भी आप देखेंगे तो टीवी पर, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ऐसे जो चेहरे हैं विपक्ष में, ऐसे भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी होना चाहिए। अभी डीप स्टेट के खिलाफ आरोप भी लगा कि बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में भी सरकार को टॉपल करने का या इंटरवीन करने का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक प्रयास हुआ था, उसकी जांच हो रही है यूएस में। तो ये सारे बदलते डायमेंशंस हैं। पहले क्या था कि हथियार किसको बोलते थे? जो बाहर से इंजरी इन्फ्लिक्ट करे। चाकू है, बाहर से इंजरी इन्फ्लिक्ट कर सकता है, बॉम्ब है, एटॉम बॉम्ब है, मिसाइल है, या जो एक्सप्लोड कर सकता है। इसको एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वेपन का। लेकिन ये जो 5GW में जो प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल होता है, ये एक्सप्लोड नहीं करता है, ये इम्प्लोड करता है। इम्प्लोड यानी कि समाज को अंदर से ब्लास्ट करता है। इसमें यूज़ क्या किया जाता है? भारत में आप देखेंगे तो कास्ट को किया जाता है। कास्ट को एक फॉल्ट लाइन के नाते यूज़ किया जाता है। फॉल्ट लाइन यानी कि हम बार बार कहते हैं कि डाइवर्सिटी भारत में है और वो डाइवर्सिटी हमारी खूबसूरती है। भारत के दुश्मन क्या कहते हैं कि नहीं जी, ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये डिवीज़न है, ये डिफरेंसेस हैं। तो फला कास्ट वर्सेस फला कास्ट,
फला रिलीजन वर्सेस फला रिलीजन, तो किसी इशूज को उठा करके उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना, ये 5GW के तहत किया जाता है। और कास्ट के लेवल पे डिवाइड करना, रिलीजन के लेवल पे डिवाइड करना, फिर आगे उसमें दंगे हो जाना, फिर सिविल वॉर हो जाना, फिर मास कैजुअलिटी हो जाना। तो बॉम्ब का भी आप देखेंगे कि इम्पैक्ट वही होता है जो ट्रेडिशनल वेपन्स है, कि मास कैजुअलिटी। करेक्ट। और प्रोपेगेंडा का भी अंतिम वही होता है कि मास कैजुअलिटी। ठीक है, इम्पैक्ट सेम होता है, बल्कि इसके इम्पैक्ट और डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। एक एटॉम बम हो सकता है कि 1 लाख लोगों को मारे, लेकिन एक प्रोपेगेंडा अगर उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया और फॉल्ट लाइंस को फर्दर किया गया तो हो सकता है कि 1 करोड़ लोग मार दिए जाए। पूरा का पूरा एथनिक क्लींजिंग हो सकता है एक समूह का। करेक्ट। तो इसको बहुत तरीके से जो अनफ्रेंडली नेबर्स हैं या जो बाहर बैठे हुए थिंक टैंक्स हैं, जो डीप स्टेट है, वो लोग अपने एजेंडे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, भारत के खिलाफ भी और देशों के खिलाफ भी। पर सर अगर हम जैसे देखें कि ये एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर एक चीज़ हो गई, इसके साथ साथ में आज जब हम टेररिज्म को देखते हैं तो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं रहा है अब टेररिज्म, इसमें भी कई सारे चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस के बारे में आप बता सकते हो कि क्या क्या हो रहा है आज के ज़माने में? 2 चीज़ें हैं कि टेररिज्म हो या नक्सलिज्म हो, इसका एक आइडियोलॉजी तो होता है, सामने दिखता है कि भाई ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है, लेकिन इसका एक पूरा इकोनॉमिक्स होता है। अजमल कसाब के साथ जितने टेररिस्ट आए तो उनका आप देखेंगे कि आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन तो था ही था, लेकिन सबको जब इंक्वायरी हुई तो सबको, सबके परिवारों को पैसे देने की भी बातचीत की गई थी कि आप शहीद हो जाओगे तो जन्नत पे तो जाओगे ही, आपका परिवार भी जन्नत ही भोगेगा, क्योंकि इतने लाख रुपए आपके परिवार को दे दिए जाएंगे। तो उसका एक इकोनॉमी होता है। भारत में 2 तरह के टेररिज्म हैं। एक नक्सलिज्म है जिसको लेकर के गृह मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि पहले तो 2027 का टाइमलाइन था कि 0 नक्सलिज्म हो जाएगा इंडिया। अभी मार्च 2026 का डेडलाइन है कि उसके बाद 1 सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होगी। और अभी बहुत हद तक कम हो गया, आई थिंक कुछ 20% ही बचा हो शायद। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी गृह मंत्री का ये कहना तो ओवरनाइट नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने क्या किया है कि आज वो ठोक के कह रही है कि हम मार्च 31 2026 के बाद 0 नक्सलिज्म कर देंगे। तो जो लोग पूछते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं, तो सरकारें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रोज़ बताती नहीं चलती हैं, लेकिन उसका एक ये है कि एक 5 दशक का कोढ़, एक 5 दशक की बीमारी, तो डॉक्टर अगर कहता है कि उसको 0 कर देंगे, इसका मतलब कि ट्रीटमेंट ठीक ठाक से हुआ है। नक्सलिज्म टेररिज्म दोनों को लेकर के भारत सरकार का रुख बहुत कड़ा है और बहुत फोकस्ड है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें बदलती कैसे हैं। ये इकोसिस्टम हमने तोड़ा है। जैसे फंडिंग्स आती थी, FCRA 2020 हम लोग ले आए, उसमें फंडिंग्स उनके जो मोड्स थे उसको चोक किया हम लोगों ने, उसके कारण कम हुआ। जो टेररिज्म के एपी सेंटर्स थे, मान लो कि जम्मू कश्मीर था, उसको हम लोगों ने काम डाउन किया, वहाँ एक लोकतंत्र बहाली हुई। नॉर्थ ईस्ट में कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, सैकड़ों थे, मतलब 100 से ज़्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया, कई के साथ एग्रीमेंट हुआ, कई लोगों ने आत्मसमर्पण किया, बड़े लेवल पे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। तो दोनों के सामने प्रॉब्लम क्या है, या तो नक्सलाइट्स हों या टेररिस्ट हों, कार्डर्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन भी अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। स्टेट का आर्ट ऑफ सर्विलांस बढ़ा है। स्टेट ने भी अपने तौर तरीके अपने को इक्विप किया है हर तरीके से, तो इसीलिए वहाँ डेमोरलाइज हैं लोग। तो टेररिज्म क्या रुक जाएगा, नक्सलिज्म क्या रुक जाएगा? नहीं, इसका फॉर्मेट बदल जाएगा। लैंडमाइंस नक्सलाइट्स लगा रहे हैं वो बंद हो जाएगा, जंगल नक्सलिज्म बंद हो जाएगा, टेररिज्म AK-47 वाली टेररिज्म बंद हो जाएगी। लेकिन ये लोग फिर दूसरे तौर तरीके पे आ रहे हैं। पहले ये कम था, उस पे अब ज़्यादा फोकस करेंगे। लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स में आएंगे कि हमारे ही संविधान के वैसे प्रोविजंस जो थोड़े सॉफ्ट हैं
उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, इसी संविधान और इसी देश के खिलाफ इस्तेमाल करना। तो ये हो रहा है। उसमें कैंपस रेडिकलाइजेशन है, उसका काउंटर डी रेडिकलाइजेशन है। तो आप देखेंगे कि कैंपसेस को फोकस किया गया है, टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा भी, नक्सलाइट्स के द्वारा भी। अब कैंपसेस ज़्यादा फोकस के पार्ट हैं, क्योंकि जंगल में उनको काडर मिल नहीं रहे हैं, जंगल में सरकार जीरो करने पे पड़ी हुई है। तो इन लोगों ने थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से उनको ट्रेन करना, उनका माइंड वॉश करना, ये करना शुरू किया है। ओकिज़म एक नया टूल है। ओक को भी रेडिकल इस्लामिस्ट हों या नक्सलाइट्स हों, बहुत सटीक तरीके से इस्तेमाल करने की योजना में हैं। एक डॉक्यूमेंट है, मैं सबको प्रिस्क्राइब करता हूँ पढ़ने का, मेरी आर्टिकल्स में, मेरी किताबों में भी बार बार जिक्र रहता है। 2004 में PWG मतलब पीपल्स वार ग्रुप और MCC, ये दो नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसका मर्जर हुआ और बना CPI माओइस्ट। उसको 9th कांग्रेस बोलते हैं ऑफ CPI माओइस्ट। तो जब मर्जर हुआ तो एक डॉक्यूमेंट आया, उसका नाम था स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, STIR, STIR। ऑनलाइन अवेलेबल है, मेरी किताब का भी पार्ट है वो। तो STIR में एक चैप्टर था अर्बन पर्सपेक्टिव, मतलब कि जो अर्बन नक्सलिज्म का जो कंसेप्ट है वो 13th चैप्टर था उसमें। फिर अर्बन पर्सपेक्टिव तो 2007 में एक फुल फ्लेज 60-65 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट बना, उसका नाम था UPUA, अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज। ये नक्सलाइट्स का कह सकते हैं कि उनका ग्रंथ है, उनका बाइबल है। तो 2007 में ही लिखा हुआ है कि जंगल धीरे धीरे कम होता जाएगा, हमको शहरी फोकस बढ़ाना है, और शहर में हमको लेबर यूनियंस, रेहड़ी पटरी वाले यूनियंस, RWA कमिटीज़, पूजा पंडाल की कमिटीज़ में भी हमको पेनिट्रेशन करना है, और मोबिलाइजेशन कैपेसिटी इकट्ठी करनी है। यूनिवर्सिटी एरियाज़ में फोकस करना और शहरों में मोबिलाइजेशन इकट्ठा कैपेसिटी अपना बिल्ड करना है। और कभी ऐसे इशू की ज़रूरत पड़े तो मास मोबिलाइजेशन करके शहर को चोक कर देना है। अब आप बताइए कि 2007 में ये लिखा गया है, और इधर की कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं दिल्ली में जो उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करती हैं। शाहीन बाग सबसे बड़ा शाहीन बाग हुआ, किसान आंदोलन में एक तबका था जिसने उसको उस तरीके से इस्तेमाल किया, और सरकार क्या करेगी? वहाँ उनके पास AK-47 है जंगल में या कश्मीर में टेररिस्ट के पास, तो हमारे पास भी तोप है जी। यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीगल फ्रेमवर्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बात क्या है कि हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है। दुनिया भर के सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सामने कि हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है, सरकार गोली चला नहीं सकती। तो उस प्रोविज़न का इस्तेमाल करके पूरे शहर को चोक कर देना। और आप कल्पना कीजिए कि ऐसे अगर एक साथ में 200-400 शहरों को अगर चोक कर दिया गया तो स्थिति क्या होगी? देश ठप हो ये जाएगा। इनका नया मोडस ऑपरेंडाई है। शर्जील इमाम कहता है कि हम चोक कर देंगे चिकन नेक, वहाँ पे इतना मवाद फैला देंगे मोबिलाइजेशन फैला करके। तो ये शर्जील इमाम नहीं कह रहा, इसके प्रिस्क्रिप्शंस हैं। ये पाकिस्तान का ऑपरेशन पिन कोड था जिसमें कि ईस्टर्न कॉरिडोर पे डेमोग्राफी बदलना था, और चिकन नेक को उसमें लिखा हुआ है कि चिकन नेक को चोक करके भारत से अलग कर देना है नॉर्थ ईस्ट को। ये सारी बातें जो आज हो रही हैं इसके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, पहले लिखे हुए हैं। उन प्रिस्क्रिप्शंस को देखेंगे तो आपको लगता है कि एक तरफ से हम स्क्रू चढ़ाते जा रहे हैं, इनको टाइट कर रहे हैं। जंगल में आप हथियार के साथ आएंगे तो ये तय है कि आपको मारेंगे। पहले की तरह नहीं है कि हमारे CRPF के 30-40 लोग मारे जा रहे हैं और आपके लोग छुट्टा घूम रहे हैं, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अब कोई संरक्षण नहीं है जी, न किसी स्टेट सरकार को देने की हिम्मत है, भले ही वो सत्ता केंद्र में सत्ता का हिस्सा हो या नहीं हो, और केंद्र सरकार का तो रुख स्पष्ट ही है। तो उनके तौर तरीकों को भी सरकार समझ रही है, काम कर रही है, लेकिन पहले सेंट्रलाइज्ड होता था, ये अब डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में और ख़ास तौर पे प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को इस्तेमाल करके, उसको वेपनाइज करके ये आगे का मूवमेंट करना चाहते हैं। और जो पुराना हैंगओवर है हमारा कि टेररिस्ट का मतलब है कि बॉम्ब बांध करके आया उड़ गया, या लोन वुल्फ अटैक, भाई एक आदमी ने 30-40 लोगों को चाकू मार दिया, या कनॉट प्लेस में बॉम्ब फट गया, या बस में बॉम्ब फट गया, प्लेन हाईजैक हो गया,
ये हैंगओवर है आम जनमानस का कि टेररिस्ट मतलब ऐसा होता है। टेररिस्ट मतलब अब वैसा होगी घटनाएं छिटपुट हो सकती हैं, लेकिन टेररिज्म का फॉर्मेट बदल रहा है। टेररिस्ट अब कोट पैंट पहन करके हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ढंग का वकील हो, एक बढ़िया पत्रकार हो, प्रोफेसर्स पहले भी रहे हैं, उसमें उनकी तादाद और ज़्यादा हो, RWA कमेटी का कोई अध्यक्ष आपका मालूम चले कि वो रेडिकल है, पूजा पंडाल समिति का कोई अध्यक्ष रेडिकल है, छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर के जो बिल्टअप किया जा रहा है लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें कोई उनके एजेंडा को परसू करने वाला आदमी बैठा हुआ है। और ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, देश भर में ही नहीं दुनिया भर में जो इनका नेटवर्क है उससे जुड़ा हुआ है। राइट सर, आपने बीच में जो बात कही रेडिकलाइजेशन जो कैंपसेस में हो रहा है, इसका कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं जो इंडिया में हो रहा हो? कैंपसेस फोकस हैं। आप जो मैंने डॉक्यूमेंट का जिक्र किया स्टीर और UPUA, उस डॉक्यूमेंट को कल CPI माओइस्ट का डॉक्यूमेंट मत मानिएगा आप। CPI माओइस्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट का बड़ा एक गठजोड़ रहा है शुरू से, और मोडस ऑपरेंडाई के नाते देखेंगे तो CPI माओइस्ट जिस तरीके से अपने को डिसेंट्रलाइज कर रहा है और कैंपसेस और अर्बन एरियाज में फोकस कर रहा है, उसी तरीके से वही हाल इनका भी है कि अपने को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। PFI ताज़ा उदाहरण था कि बाहर से एक ब्लड डोनेशन कैंप चलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और बच्चियों के शिक्षा स्कूल ड्रॉप आउट्स पे काम करने वाला, मतलब PFI का कोई आदमी मिल जाए तो यू विल बी इम्प्रेस्ड कि हमने 5000 ब्लड डोनेशन कैंप्स चलाया है, हम मार्च निकाल रहे हैं जी देश के पक्ष में 26 जनवरी और 15 अगस्त को। लेकिन जब आप नीचे घुसते थे उसके, तब मालूम चलता है कि ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टेररिस्ट बनाने की फैक्ट्री है। ये मुझे एक्सप्लेन करिए कैसे। बाहर से खूब एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क रखना, जैसे पाकिस्तान में जमातु दावा है। जमातु दावा को भी देखेंगे तो बाहर से वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अंदर देखेंगे तो टेररिस्ट रेडिकलाइज करता है, मैपिंग करता है। अगर किसी मान लो कि किसी बच्चे के उसके संपर्क में आता है, उसकी मैपिंग करता है कि ये किस ग्रेड का रेडिकल अभी है, इसको किस ग्रेड का रेडिकल बनाया जा सकता है। अगर बॉम्ब बांध करके उड़ने की स्थिति में है तो फिर उसको टेररिस्ट बना करके फिर उसको अफगानिस्तान भेज देना। तो बहुत सारे लोग आईसिस की तरफ से लड़ने के लिए गए। वो B ग्रेड का रेडिकल है लेकिन तेज तरार है, डॉक्टर हो सकता है, तो ठीक है भाई उसको डॉक्टर बना करके प्रैक्टिस करने दो, वो वहीं से कुछ खुराफात करता रहे, या कोई टीचर बनने की स्थिति में उसको टीचर बना दो। तो मैपिंग करना और उनको रेडिकलाइज, मतलब उनके रेडिकल एलिमेंट का मैपिंग करना और फिर उनको प्लेस करना, ये PFI करती थी। लेकिन सरकार भी स्मार्ट है, उसका कवर ब्लो अप हो गया 2019 में उस पर पहली बार बैन लगा झारखंड में। उसमें एक हमारा रोल था, मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट को आधार बना करके सरकार ने बैन किया था। उसमें मुझे ये समझ में आया कि ये मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये लश्कर तैयबा की तरह नहीं है कि जो क्लेम करेगा कि हाँ भाई मैंने मारा है, ठीक है, ये तो डिसोन कर देगा। लेकिन ये बहुत और लीथल है, समय अनुकूल है, समय के साथ इसने अपने को मोल्ड किया है। ये सिमी की तरह नहीं है, भले ही सिमी का अवतार था। C-RAD की बात करते हैं, कैंपस रेडिकलाइजेशन, तो कैंपस बहुत वल्नरेबल स्पॉट है। बच्चे वहाँ करियर बनाने जाते हैं और गिद्ध की तरह नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेडिकल इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो दृष्टि डाले हुए हैं कि इसमें से हमको अपने लिए लोग तलाशने हैं, चुनने हैं। आप देखो कि C-RAD जो है ये ग्लोबल फेनोमेना है, दुनिया भर में C-RAD इशू है। वो अमेरिका के लिए भी C-RAD इशू है, कनाडा के लिए भी है, इंग्लैंड के लिए भी है, और पाकिस्तान और चाइना के लिए भी है। तो सरप्राइज अब पाकिस्तान के होंगे कि भाई पाकिस्तान कैसे है, पाकिस्तान तो टेररिस्ट स्टेट है। तो पाकिस्तान के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक प्रोड्यूसर ऑफ टेररिज्म है और दूसरा विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। विक्टिम ऑफ टेररिज्म अगर नहीं होता तो वहाँ सैनिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चे नहीं मार दिए गए रहते, और दोनों का आपस में भिड़ंत है। लेकिन ये बात सही है कि जो प्रोड्यूसर ऑफ टेररिज्म है, जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, वो हावी हैं, उनकी स्थिति मजबूत है। वह पाकिस्तानी आर्मी हो, ISI हो, या उनको चलाने वाले जो उनके आका हों, जो वर्ल्ड के सुपर पावर्स, जो डीप स्टेट्स हैं, वो चाहते हैं कि टेररिज्म जिंदा रहे ताकि उसको एक टूल की तरह हम इस्तेमाल करते रहें।
हम लोग ढूंढने लगे पेपर्स की सी रैड पे, मतलब कैंपस रेडिकलाइजेशन पे दुनिया में कहाँ कहाँ पेपर्स हैं। एक पन्ने का एक पेपर ड्राफ्ट मिला था हम लोग को कनाडा का, बहुत उसमें कुछ कंटेंट नहीं था। 2 रिपोर्ट्स मिले, एक राउटलेज पब्लिकेशन से छपा हुआ था, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपा हुआ था। दोनों पाकिस्तान के रिपोर्ट्स थे और पाकिस्तान के 2 मुस्लिम स्कॉलर्स इन्वॉल्व थे उसमें। तो हमारे यहाँ जैसे बातचीत होती है ना कि मदरसे से आतंकवादी निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जिनको मेन स्ट्रीमिंग जिनके एजुकेशन का नहीं हुआ है वो आतंकवादी निकल रहे हैं। पाकिस्तान की रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की रिपोर्ट में 2-3 पॉइंट्स, दोनों रिपोर्ट का क्रक्स है। एक कि 26/11 के बाद इस्लाम को एक विलेन की तरह पेश किया गया दुनिया के सामने। ये अमेरिकन डीप स्टेट का एक ये था, कॉन्स्पिरेसी थी। दूसरा कि लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन हैज नथिंग टू डू विद लेवल ऑफ एजुकेशन। और आगे लिखते हैं कि जो पाकिस्तान की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी, लाइक कायदे आजम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ IITs टॉप की हैं वैसे वहाँ की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो दे वेर प्रोड्यूसिंग द हाईली रेडिकलाइज्ड लॉट। ये यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस कर रही है जो वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, वहाँ के बेस्ट यूनिवर्सिटीज बेस्ट रेडिकलाइज्ड लॉट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये कहता है कि केवल मेन स्ट्रीम से जो छूटे हुए एजुकेशन से वही टेररिज्म के लिए वल्नरेबल नहीं है। जो हाईली एजुकेटेड हैं वो भी वल्नरेबल हैं, बल्कि वो ज़्यादा प्रोन हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया भर में जो समस्याएं हैं, भारत के पास अगर कोई समस्या का नाम गिनाओ आप, फॉरेन फंडिंग ले लो, तो फॉरेन फंडिंग केवल भारत की समस्या नहीं है, अमेरिका भी समस्या है। तो भारत ने FCRA ले आया 2020 में, उसको थोड़ा सा चेंज किया हमने। तो अमेरिका में फारा है FARA। तो अमेरिका में पैसा आना आसान है लेकिन उसको खर्च करना मुश्किल है, क्योंकि एंड यूज मॉनिटर होता है वहाँ। हमारे यहाँ आना मुश्किल हो गया है अब। तो 2 कंट्रीज का 2 अप्रोच है बाहर से आने वाले फंड्स को लेकर के। फिर रसिया में रशियंस अनडिजायरेबल एक्ट 2015 है, नाम ही अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट, मतलब कि यू आर अनडिजायर्ड। तो जब अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट आया, फॉरेन फंडिंग को ही लेकर के था, तो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से बैन हुए वहाँ या भाग गए वहाँ से छोड़ करके? यू विल बी सरप्राइज्ड। एमनेस्टी, कार्नेगी, ग्रीन पीस, ऑक्सफैम, जो ओपन सोसाइटी, ये सारे वही बदमाश हैं जो यहाँ भी समझ लो कि सारा तमाशा क्रिएट किए हुए हैं। ओपन सोसाइटी का वही हाल है। ग्रीन पीस जितने हमारे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उसने बितंडा डाला, उनकी हिस्ट्री है। तो एक्सपोज भी हुआ था, एमनेस्टी तो भाग गया, राइट। एमनेस्टी ने तो अपनी दुकान बंद कर ली। सेम ऑर्गेनाइजेशंस रशिया से भाग गए वहाँ फारा लगने के बाद, और हमारे यहाँ इनको प्रॉब्लम हो गया FCRA 2020 आने के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हंगरी में बैन है जी। जॉर्ज सोरोस हमको टारगेट कर रहा है, तो जॉर्ज सोरोस तो हंगरी का है। और जो डेरेक ये ओब्रान है वहाँ, डेरेक नहीं, जो विक्टर ओब्रान हैं वहाँ के, तो उन्होंने तो बैन कर दिया है, जबकि वो चेले थे इसके, जॉर्ज सोरोस के। तो दुनिया के छोटे देश, बड़े देश, सब अपने अपने हिसाब से जतन कर रहे हैं इन समस्याओं से पार पाने का। अमेरिका में भी आप देखोगे तो 2 धड़े हैं। एक है जो डीप स्टेट का समर्थन करते हैं, एक है जो नहीं करता है। अभी की जो सरकार है वो लग रहा है कि डीप स्टेट के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो डीप स्टेट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि दुनिया वॉर जोन में रहे। वॉर जोन में रहे तो हेजेमनी बनी रहेगी हमारी। करेक्ट। जबकि आप दुनिया के सबसे सुपर पावर हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि विश्व शांति आपकी जिम्मेवारी है। वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट में रहे ये आपका कर्म नहीं होना चाहिए। हम अगर ताकत हैं तो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया के लिए शांति चाहते हैं। हम कहाँ चाहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के लिए भी शांति चाहते हैं जी। हम कहाँ चाहते हैं कि आपके यहाँ 1 करोड़ लोग मारे जाएं, आप भले ही चाहें हमारे लिए, लेकिन हम तो जग कल्याण चाहते हैं, हम तो लोक कल्याण चाहते हैं। और जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश है उनका कर्म ये होना चाहिए, उनकी सोच ये होनी चाहिए। अब इसको ऐसे समझो आप सिंपल भाषा में कि हम लोग 3 पड़ोसी हैं और हमारा आपका झगड़ा हो रहा है या झगड़ा होता रहता है छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के,
और हमारा तीसरा पड़ोसी है वो बड़ा चतुर है और झगड़ा भी वही लगवा रहा है। 2 बात आपकी मुझे बताई, 2 बात मेरी आपको बताई और हम लोग लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते क्या हुआ कि हम दोनों ने लाठी निकाल ली। अब लाठी की दुकान हमारे पड़ोसी की है तो हमने उससे लाठी खरीदी और हम लोगों ने लाठी निकालकर एक दूसरे का सर फोड़ दिया। फिर जो दवाई लगानी है उसकी भी दुकान उसी पड़ोसी के पास है। तो डीप स्टेट जो है, आप ये समझो कि 2 दुकानें चला रहा है। एक लाठी की दुकान यानी वेपन की दुकान, राइट, और दूसरी दवाई की दुकान यानी कि फार्मा लॉबी। तो जब वर्ल्ड में क्योस होता है, वॉर होता है, फमाइन आता है, तो ये तरक्की करते हैं। ये दोनों को हथियार बेचेंगे। मान लो कि आज भारत पाकिस्तान लड़ जाए तो दोनों को हथियार बेचेंगे। करेक्ट। आप लड़िए, ठीक है। तो डीप स्टेट का तरीका यही है काम करने का कि जब अच्छा तीसरा क्या होता है आपके पड़ोसी के लिए अच्छी बात क्या है, हम लड़ते रहेंगे तो उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, वो अपना तरक्की करता रहेगा। तो ही इज इन पीस, वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट। तो दुनिया को ये भी समझना पड़ेगा कि उनके जो आपस के झगड़े हैं ऑर्गेनिक हैं कि नहीं है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, इसका पीसफुल कोई रेजोल्यूशन है कि नहीं है। और पीसफुल रेजोल्यूशन कभी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से नहीं होना है, Right. आपस में बातचीत करके ही होना है। और पीसफुल दुनिया से अच्छी और क्या कल्पना हो सकती है कि Correct. जहाँ कोई वार ना हो, कोई बीमारी ना हो। खैर वो तो पता नहीं कब होगा, बट अगर हम आज के भारत की बात करें, आपने पीएफआई की बात की, पीएफआई को तो अब बैन कर दिया गया है, बट उसके जैसे और ऑर्गेनाइजेशंस है जो अब भी काम कर रही है भारत में? पीएफआई अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो म्यूटेट होते हैं। तो पहले सिमी था, सिमी से भी पहले आप देखोगे तो एनडीएफ था, करेक्ट, मनता नीति परशाई था, एनडीएफ बैन होने वाला था, मराठ बीच मैसेकर हुआ था, तो एनडीएफ ने पीएफआई में मर्ज कर लिया अपने को। पीएफआई बैन होने वाला है ऐसा जब लगा तो वो लोग सीएफआई, जीएफआई, डीएफआई, ईएफआई कुछ भी हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन तो मर गया लेकिन उसकी आत्मा जिंदा है, उसके कार्डर्स जिंदा हैं, और तुरंत स्विच ऑन कर जाते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, पहले से का कोई बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई नया एंटिटी बना लेंगे। तो कुल मिला जुला करके ये कहानी है कि इनकी आत्मा को मारना जरूरी है। तो जैसे सी रैड मैंने बताया कि कैंपस रेडिकलाइजेशन है या ओवरऑल रेडिकलाइजेशन है, तो इसके लिए डी रैड होना चाहिए, डी रेडिकलाइजेशन होना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। और डी रेडिकलाइजेशन को लेकर के बहुत सारे दुनिया के देश काम कर रहे हैं। चाइना सबसे रेडिकल तरीके से काम कर रहा है। हम शायद उन तौर तरीकों को नहीं अपना पाएँ क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, हम बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, हम सबको समान मानते हैं, सबके अधिकार समान हैं, कोई रिलीजियस लेवल पे या किसी लेवल पे भेदभाव नहीं है। तो शायद हम उतने कटु या कठोर ना हो पाएँ, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि डी रेडिकलाइजेशन का एक बड़ा प्रोसेस शुरू करने की ज़रूरत है। सर मुझे जो ये आपने फॉरेन फंडिंग की बात की थी, ये थोड़ा और डिटेल में समझाना कि इससे रेडिकलाइजेशन एग्जैक्टली होता कैसे, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था यूएस एड का जो वो पैसे जो आने थे, तो उसमें अराउंड कुछ 25 या 29 मिलियन डॉलर्स बांग्लादेश गए थे, 20-25 मिलियन कुछ भारत आए थे। उन्होंने रीज़न ये बताया कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भेजा, भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भेजा। ऑफ कोर्स ये हो नहीं सकता कि ये मतलब क्या है, तो इसका कोई यूज़ तो कुछ गलत कामों के लिए किया गया है, तो ये कैसे होता है? मैंने बताया कि टेररिज्म का एक इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स में फिनेंस चाहिए, मैन पावर मिल जाता है फिनेंस के हिसाब से। फिनेंस का कई तौर तरीका होता है, हवाला से पैसे आते हैं, कभी कभी प्रॉपर चैनल से पैसे आते हैं। तो बहुत सारे एनजीओज हैं जो पैसे भेज रहे हैं, ये बड़े एनजीओज हैं, ये जो यूएस एड्स आदि हैं। तो इन्होंने डेमोक्रेसी को और वाइब्रेंट करने के लिए कोई वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। अब ये समझो कि यूएस एड को क्या चिंता है भाई भारत में वोटर टर्नआउट होगा कि नहीं होगा। तो उसका ये है कि वो जो उनके आइडेंटिफाइड लॉट्स हैं, वो जर्नलिस्ट ग्रुप्स हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, छोटे छोटे एनजीओज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हैं, तो उनमें ये पैसा पंप होता है। तो आप देखोगे कि एकाएक बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं जर्नलिज्म में, दे आर स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स एंटी गवर्नमेंट, या बहुत कटु लिखने लगे कि भारत में डेमोक्रेसी एकदम वाइब्रेंट नहीं है जी, या कोई ऐसे फर्जी सर्वे रिपोर्ट छपा जो
इसी ओपन सोसाइटी से फंडेड है, और उसने दिया कि भारत में डेमोक्रेसी जो है वो 5 पायदान गिर गया, या भारत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत पाकिस्तान से भी 10 पायदान नीचे है। करेक्ट। और उस पर 200 आर्टिकल्स फिर आ गए। तो ये एक इकोसिस्टम होता है कि वहाँ से फंड्स का आना, और उसको लेकर के जब FCRA ये जो 2020 बना तो बहुत सारे जो होल्स थे, लूप होल्स थे, उसको प्लग किए गए। लेकिन ये जो US एड है, तो US एड के बारे में हम पहले से अलार्म रेज करते रहे हैं, लेकिन अब तो अमेरिका ने ही अलार्म रेज कर दिया। तो द थिंग्स आर आउट इन ओपन, राइट। उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। अब तो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनके ऊपर जांच बैठी हुई है। तो इनकी मंशा कभी यहाँ ये डेमोक्रेसी को लेकर के नहीं है। तो चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट क्यों है, डेमोक्रेसी खत्म क्यों नहीं हो जाती, और डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, क्योस हो जाए, तो उनका इंटरवेंशन हो जाएगा, उनके बिजनेस इंटरेस्ट हो जाएंगे। जो बांग्लादेश में हुआ ही हमने होते हुए देखा भी। एक तरीका ये समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो सीधे सीधे कॉलोनाइज करती थी। ब्रिटेन पहले सीधे सीधे कॉलोनी बनाता था, अब कॉलोनी सीधे सीधे नहीं बना सकते, तो अब डेमोक्रेसी के नाम पे कॉलोनी बनता है जी। और उसमें ये टूल्स हैं, US एड जैसी संस्था है, या फॉरेन फंडिंग टूल है। करेक्ट सर। ये तो हमने बात की रेडिकलाइजेशन की, इसके अलावा आपको लगता है कि जो मिशनरीज आते हैं भारत में, ये भी एक हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म करते किसी तरह से? मेरी पहली किताब जो है ये ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर्स 1000 कट्स, तो उसमें ब्लीडिंग इंडिया ये बेसिकली पाकिस्तान की एक कॉन्स्पिरेसी थी ISI की, जिसको ऑपरेशन टोपैक कहते हैं। तो उसमें था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। फिर उसमें 2K था, कश्मीर एंड खालिस्तान। बाद में ऑपरेशन पिन कोड आया जिसमें किशनगंज जोड़ा गया, तो ये दिस वाज 3rd K, कश्मीर, खालिस्तान एंड किशनगंज। तो किशनगंज बहुत कम जानते हैं लोग। बिहार में किशनगंज है, तो किशनगंज एक सिंबल था, वो एक जगह का केवल नाम नहीं था। किशनगंज का मतलब था पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर, वहाँ डेमोग्राफी बदल करके वहाँ पे एक बहुत साइलेंट मूवमेंट खड़ा करके, जैसे एक रेड कॉरिडोर नक्सलियों का बना, वैसे वहाँ एक जिहाद कॉरिडोर बनाया जाए कि मैक्सिमम मोबिलाइजेशन इनटू द मिनिमम नोटिस पीरियड, जिसके बारे में सरजील इमाम कहता है कि भाई चोक कर देंगे। ठीक है, तो ये मुर्शिदाबाद, मालदा, ऐसे करके किशनगंज, कटिहार, अररिया, ये यहाँ से लेकर के बिहार से लेकर के त्रिपुरा तक 2000 किलोमीटर से ऊपर का एक बॉर्डर एरिया है, जहाँ की बहुत धीरे धीरे से करके वहाँ डेमोग्राफी बदला गया। आपसे बात करें कि एथनिक क्लींजिंग पे आप कुछ बोलिए, तो आप तुरंत कहेंगे कि भाई कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का एथनिक क्लींजिंग हुआ, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का एथनिक क्लींजिंग हुआ। सरकार का हमेशा फोकस रहा, मीडिया का टेंशन रहा। लेकिन आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि ईस्टर्न बॉर्डर में ऐसे 200 से ज़्यादा पॉकेट्स होंगे। कुछ ब्लॉक्स 0 हिंदूज हो गए, कुछ ब्लॉक्स में कुछ जातियों को टारगेट करके 0 कर दिया गया। जैसे राजमहल है झारखंड में, वहाँ एक उधवा ब्लॉक है। उधवा ब्लॉक में 3 जातियाँ, चाईमंडल, गंगोताज एंड बिंद। तो चाईमंडल, गंगोता और बिंद, ये तीनों जातियाँ आज से 30 साल पहले वहाँ बहुतायत थी। पूरे ब्लॉक में अब आपको एक उस जाति का एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, परिवार नहीं मिलेगा। टारगेट करके, क्योंकि ये जातियां मार्शल थे, ये इस इन्फिल्ट्रेशन को रोकती थी। कभी कुछ होता तो ये खड़ी होती थी। टारगेट करके उनका एथनिक क्लींजिंग किया गया। तो जो डिजास्टर हुआ है ईस्टर्न कॉरिडोर पे, उसका तो एक बार मैपिंग ढंग से हो जाए, उसका हो भी रहा है। लेकिन हमको लगता है कि ये जितने ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ की एथनिक क्लींजिंग हुआ है, उसकी मैपिंग एक बार ढंग से होने की ज़रूरत है। पर अगर हम जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी देखें, यहाँ पे कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं और पूरे वहाँ की डेमोग्राफी एक तरह से चेंज कर दी गई है। जो वहाँ पे ट्राइबल्स थे, आज अगर हम देखें 90% से ज़्यादा शायद नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज के वजह से क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर चुके हैं। अभी इसमें ये लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, चलो आप स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो, फेयर इनफ, वो आपका पर्सनल मामला है, पर वो आपको इंड्यूस करते हैं, आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें देंगे, आपको कुछ मेडिसिन देंगे। मैं बता रहा हूँ उसमें, तो उसमें क्या हुआ कि पहली किताब में कई केस स्टडीज़ हैं। उन केस स्टडीज़ में जैसे PFI तो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका तो क्रिश्चियन मिशनरी से संबंध नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ।
झारखंड में क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत नाराज था रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप से लव जिहाद को लेकर के। आज से 7-8 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। और उसमें होता क्या था कि क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत इन्वेस्ट करते हैं। किसी आदिवासी बच्ची को कन्वर्ट किया, उस परिवार को, उस बच्ची में इन्वेस्ट किया, उसको टीचर बनाया, उसको नर्स बनाया, और कोई लुंगी पहन करके बांग्लादेशी मुसलमान आया, उसको भगा के लेके चला गया। तो ऐसा हुआ कि जैसे पूरी संपत्ति लूट ली उनकी। तो उसको लेकर के चर्च वॉज वेरी अपसेट विथ दिस रेडिकल इस्लामिक ग्रुप इन झारखंड। लेकिन हुआ क्या, भीमा कोरेगांव का जब इन्वेस्टिगेशन आप देखोगे तो भीमा कोरेगांव मतलब कि महाराष्ट्र में एक घटना हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। शुरू में लगा कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन बाद में तो प्राइम मिनिस्टर को मारने की कॉन्स्पिरेसी निकल गई। अर्बन नक्सलिज्म जिसको बोलते थे, मिथ है, पूरा उनका नेटवर्क उधेड़ करके खत्म हो गया। जेएनयू में बैठे हुए थे लोग अरेस्ट हुए, डीयू में बैठे हुए थे लोग अरेस्ट हुए, पुणे यूनिवर्सिटी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में उनका नेटवर्क एक्सपोज हुआ। तो उसमें देखोगे आप तो सीपीआई माओइस्ट इन्वॉल्व है भीमा कोरेगांव में। और सीपीआई माओइस्ट का संबंध किससे है? झारखंड में एक बैठा हुआ पादरी है, फादर है स्टेन स्वामी, हाँ, उससे उसका संबंध है। और एक लेटर है, मेरी किताब का वो पार्ट भी है, जिसमें कि सीपीआई माओइस्ट और पीएफआई के बीच में लाइजन करने के लिए कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, इसके लिए 2 लोग काम कर रहे थे, अंजनी कुमार मल और बसंता कुमारी, और इनकी पत्नी हैं जीएन साईं बाबा की। तो वो ट्राई कर रहे हैं कि रेडिकल इस्लामिक आउटफिट पीएफआई और सीपीआई माओइस्ट एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। बाद में ये मुझे मालूम चला है कि कलकत्ता में कोई बैठक हुई जिसमें पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी सीपीआई माओइस्ट की मीटिंग में शामिल हुआ। अब रिलेशन देखो, सीपीआई माओइस्ट का रिलेशनशिप मिशनरी से, मिशनरी और पीएफआई कनेक्ट हो रहा है। और कमाल की बात सुनिए, जब झारखंड में पीएफआई बैन हुआ 2019 में, तो रोना विल्सन जो प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन के प्लानिंग में ही इज इन जेल, सीपीआई माओइस्ट है, वो पीएफआई पर से बैन हट जाए उसके लिए ही वाज लॉबिंग इन दिल्ली। ये रिलेशन देखिए, सीपीआई माओइस्ट लॉबिंग कर रहा था कि पीएफआई पर से प्रतिबंध हट जाए झारखंड में से। ये एक वेब है और इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आपस में इनके झगड़े नहीं हैं, ऑफ कोर्स है, लेकिन इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? तो भाई हमारा कॉमन दुश्मन कौन है? भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान। इतना हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि हमको इनको डेमोलिश करना है, इनको नुकसान पहुंचाना है, इनको खत्म करना है। तो ये लोग साथ में अपने झगड़े को साइड में रख करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, इसके खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। दूसरा, जैसे पीएफआई का संबंध मैं बता रहा हूं कि रेडिकल इस्लामिक आउटफिट से था, तो आप जब नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो कई इंसर्जेंट ग्रुप्स थे मणिपुर में और त्रिपुरा में, जिनका संबंध क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ इस्टेब्लिश हुआ, चर्च के साथ इस्टेब्लिश हुआ। तो ये वहां बैठ करके केवल बाइबल नहीं पढ़ा रहे हैं या केवल कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इनका सीधा सीधा संपर्क वहां पे उन टेररिस्ट आउटफिट्स के साथ था जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे नॉर्थ ईस्ट में, उनके साथ भी रहा है। तो ये केवल छद्मावरण है कि हम जीसस का प्रचार कर रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं। ये कॉलोनी बनाने का एक नया तरीका है। ये शुद्ध रूप से नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज है, जो कन्वर्जन है। अगर केवल मात्र कन्वर्जन रहता है कि भाई ठीक है, हमारा मन है कि हम कृष्ण को माने और हमारा मन है हम जीसस को माने, तो भी कोई नुकसान नहीं था जी। लेकिन ये जो कन्वर्जन है, ये देश के प्रति जो आपका भाव है, देश से आपका जो एफिलिएशन है, देश के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, उस भाव को खत्म करने के लिए किया जाता है। और एक कन्वर्जन इस देश में एक्सेप्शन नहीं है। करेक्ट। सर,
ये जो आपने बात कही कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स थे उनका एक तरह से तालमेल चल रहा था मिशनरीज के साथ, तो ये तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी मणिपुर में जब वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उस वक्त वहाँ पे एक यूएस आर्मी का सोल्जर पकड़ा गया था जो कि अब पादरी बन चुका है, कोरनी शायद नाम था उसका। और वो हथियार बांट रहा था कुकी ट्राइब्स में, हिंदूज़ और क्रिश्चियंस को लड़ा रहा था। बट एक और चीज़ जो आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस को ये जानना बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट पूरे भारत की ऑडियंस को ये जानना ज़रूरी है, स्टैन स्वामी का आपने नाम लिया, ये कौन है? क्योंकि आज जब मैं स्टैन स्वामी का नाम सर्च करता हूँ तो ये लिख के आता है कि बहुत एक काइंड इंसान था, पादरी था, उसे जेल में बंद किया गया, उस पर बहुत अत्याचार किए गए, उसे स्ट्रॉ तक नहीं दिया पानी पीने के लिए, ये कहा जाता है। बट उसका जो डार्क साइड है, मैं चाहता हूँ आप ये मेरे ऑडियंस को बताएं। नहीं, एक तो ये झूठ है कि उसको स्ट्रॉ नहीं दिया गया, और ये वो आदमी कोई जेल में नहीं मरा था या कोई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मरा था। सिविल सोसाइटी ग्रुप ने इतना हल्ला हंगामा किया कि स्टैन स्वामी अपने चॉइस के हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उन्होंने चॉइस दिया था कि हमको इस हॉस्पिटल में एडमिट होना, और वो उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। पूरी अच्छी व्यवस्था थी, और ये झूठ है कि स्ट्रॉ नहीं दिया गया। दूसरा, अब आप कहोगे कि भाई वो तो टेररिस्ट है, तो हम फिर कहता हूँ कि देखो, हम एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, और मुंबई की घटना हुई, अजमल कसाब नाम का एक आतंकवादी कुछ लोगों के साथ आता है, कुछ आतंकियों के साथ, और उसका वीडियो तुरंत आ जाता है कि गोली लेकर के मार रहा है, और ये मालूम चल जाता है अजमल कसाब है, इसने निर्दोष लोगों को मारा है, वीडियो फुटेज है, सब है। पूरी दुनिया कन्विंस्ड है कि अजमल कसाब है जिसने मारा है। जो देश में हमारा जो जज जो फैसला दे रहा है वो भी कन्विंस्ड है, पुलिस कन्विंस्ड है, सब लोग, दुनिया का एक आदमी जो पाकिस्तान कन्विंस्ड है जी। फिर भी उसको एक प्रॉपर ट्रायल हमने दिया, एक प्रॉपर ट्रायल दिया, और उस ट्रायल में जितना समय लगता है तब 4 साल बाद जाकर के उसको फांसी होती है। तो जब भी कोई ऐसा मैटर होता है तो भारत सरकार, ये जो लोकतंत्र है ये माँ की तरह है। ये स्टैन स्वामी भले ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसका व्यवहार भेदभावपूर्ण वाला नहीं रहता है। दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि आप स्टैन स्वामी को जीवित रहते कभी मिलते तो आपको लगता हा एकदम मैं कितने बड़े सन्यासी से, संत आत्मा से मिल गया हूँ। बॉडी लैंग्वेज, बातचीत, व्यवहार सब कुछ वैसे ही था। स्टैन स्वामी करते क्या थे? ISI नाम का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट बैंगलोर, 10 साल तक स्टैन स्वामी उसके डायरेक्टर रहे। आप ISI का पब्लिकेशन उठा करके देख लीजिए। ISI का एक यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, इंस्टीट्यूट है लोधी रोड में, बड़ा भव्य बिल्डिंग है। सरकार ने जमीन दी है, सरकार ने पैसा दिया है, सरकार ने ग्रांट दिया है उसके लिए। उनकी किताबें आप देखिएगा तो नक्सलिज्म को जस्टिफाई करते हुए, उनकी किताबें पब्लिकेशंस देखिए तो टेररिज्म को जस्टिफाई करते हुए। 1000 पब्लिकेशन होंगे जिसमें डेमोक्रेसी को फेलियर बताया गया है। डेमोक्रेसी को फेलियर बताया? हाँ, 1000 किताबें हैं। एक किताब नहीं है जो उस सरकार की तारीफ की हो जिसने उसको फंड किया है। मतलब फंडिंग कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में हुई, उन सरकारों को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा है। अभी का तो छोड़िए, अभी की सरकार का तो रुखी कड़ा है, उन सरकारों को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने। इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था उस ISI ने। उनके पब्लिकेशंस उठा कर देख लीजिए, और सरकार से ही फंडेड थे। उसके 10 साल ही अध्यक्ष थे और साधु बने हुए थे जी, संत की श्रेणी में अपने को बिठवा रखा था। दूसरा, जब भीमा कोरेगांव का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो ट्रक लोड ऑफ एविडेंस मिले। इन्वेस्टिगेशन एक वायलेंस के कारण शुरू हुआ। हर साल तनाव हो जाता था। भीमा कोरेगांव के जो सेलिब्रेशन था उसको चलते 2 वर्गों में तनाव हो जाता था समाज के। उस साल तनाव थोड़ा बढ़ गया, वायलेंस हो गया, तो केस तो ओपन एंड शट ऐसे लग रहा था बाहर से कि हर साल होता है, इस साल भी हुआ। लेकिन पुणे पुलिस ने जब उसको कुरेदना शुरू किया तो पूरा नक्सल नेटवर्क निकल गया। जब इनके डिकोड हुए इनके ईमेल्स और इनक्रिप्टेड मैसेजेस, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी को मारने के लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं। रोना विल्सन और एक सेंट्रल कमेटी का
मेंबर है कॉमरेड प्रकाश, उसके बीच में, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स, बहुत इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स उसमें से निकले। उन जो तंत्र एक्सपोज हुआ, उस तंत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव था स्टेन स्वामी, जिसने बाहर से लबादा ओढ़ा हुआ था एक क्रिश्चियन मिशनरी का, लेकिन अंदर खाने ही वॉज कनेक्टेड विद रेडिकल आउटफिट्स लाइक CPI, माओइस्ट एंड रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये देश तो कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है ना जी, कि मैं आज डॉक्टर का ड्रेस पहन लूँ तो आप मुझे डॉक्टर मान लीजिए, मैं आज साधु का ड्रेस पहन लूँ तो आप मुझे साधु मान लीजिए। मैं तो अपने कर्मों से जाना चाहूँगा। तो उसका फैंसी ड्रेस अब जब आप देखेंगे तो ही वॉज ड्रेस्ड लाइक अ सेंट, लेकिन जो उनके कर्म थे, कर्म आतंकवादी के थे, एंड ही वॉज नो सेंट। और ये जितने लोग बोलते हैं, तारीफ करते हैं कि उनको स्ट्रॉ तक नहीं गया, ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जिस इकोसिस्टम को बनाने का प्रयास CPI, माओइस्ट या रेडिकल इस्लामिस्ट कर रहे हैं। आज जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये 5GW, 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। इनफैक्ट क्योंकि मुझे ये अच्छे से याद है, जब वो स्टैन स्वामी के साथ में ये सब हो रहा था, जेल जब वो गए थे और उन्हें स्ट्रॉ वाली जो मैंने बात कही, सोशल मीडिया पे लोग मतलब हद पार उन्होंने एकदम स्टोरीज डालनी शुरू कर दी, ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, एक तरह से पूरा जमावड़ा बना दिया था। तो अब आपने जो बताया उससे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। सर, आपने एक और बात कही, जो भीमा कोरेगांव वाला इंसिडेंट था, उसमें लिंक्स निकल के आए और पता चला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जानलेवा हमला करने की साजिश भी रची जा रही थी। मैं ये भी जानना चाहूँगा, और आपकी एक किताब है जिसमें आपने 4 इंसिडेंट्स की बात की है, भीमा कोरेगांव एक और इंसिडेंट है उसी में, वो बाकी के 3 इंसिडेंट्स भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि तीनों इंसिडेंट्स के ऊपर काफ़ी बवाल मचा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने, और 2015 में, मतलब 1.5 साल बाद उसके, ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो ERB की मीटिंग हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है CPI माओइस्ट के, और उसमें उन लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहला ही जो पैरा है उसमें है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सरकार के जाने के बाद हमारी समस्याएं बढ़ी हैं। इंटरेस्टिंग है, नोट कीजिएगा। नक्सलवादी ये कह रहे हैं ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की मीटिंग में कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार के जाने के बाद हमारी समस्याएं बढ़ी हैं, मतलब हम कंफर्टेबल थे उसमें। दूसरा, ऐसी हमारी भविष्यवाणी है कि ये समस्याएं मोदी रिजिम में और मल्टीप्लाई होंगी, और पिछले 1.5 साल में ये प्रूव हुआ है, ये पहले ही हमने भविष्यवाणी की थी, ये प्रूव हुआ है कि ये समस्याएं हमारी बढ़ रही हैं। इसीलिए मोदी सरकार के खिलाफ हम रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो उसमें मोदी सरकार के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया। इसका मतलब है कि किसी भी तरीके से सरकार को खत्म करना है। तो 2015 का जो ये रेजोल्यूशन है 2018 में मैच्योर होता है, और रोना विल्सन और कॉमरेड प्रकाश के बीच में जो बातचीत है उसमें कहते हैं कि वी आर प्लानिंग अ राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट, मतलब कि जैसे राजीव गांधी को मारा वैसे मारने का प्लानिंग कर रहे हैं, रैली में जो बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा। और ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि क्रैकडाउन हो हम लोगों के ऊपर, लेकिन ये समय की मांग है और हम लोगों को करना पड़ेगा, इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। फिर बाद में ये केवल एक पत्र नहीं है, बाद में उसका फॉलो अप होता है। 8 करोड़ का बजट सैंक्शन होता है। 8 करोड़ का? हाँ, सेंट्रल कमेटी सैंक्शन करती है। हथियार आते हैं। हथियार कहाँ से आते हैं? ये हथियार का लिखा हुआ है कि मणिपुर बॉर्डर सेंटर करेगा, कलकत्ता से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के आइटम के अंदर छिपा होगा, म्यांमार से यहाँ पे आएगा, छत्तीसगढ़ भाया करते करते, ये सब पूरा रूट मेंशन्ड है उसमें, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर छुपा करके आएगा। उन हथियारों के मेक्स लिखे हुए हैं, लिखे हुए नहीं, उसमें एक फाइल है, उस फाइल को जब खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें 3-4 हथियार हैं। लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स हैं, मतलब कि रोड शोज में लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल से मारने का प्लान था। नक्सली अमूमन SLR, AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स यूज करते हैं। ये लॉन्ग रेंज स्नाइपर, आज तक कोई केस नहीं हो कि जहां लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स का नक्सलाइट्स ने यूज किया हो। ये स्पेशल इसके लिए बुलाया गया। 8000 राउंड गोलियां मंगाई गई, 8000 राउंड्स
एम्यूनिशन। मतलब ये प्लान एक्शन में था, उसको लेकर के सेंट्रल कमेटी ने बजट अप्रूव कर दिया, हथियार आ गए थे। तो जो अंतिम वाली मेरी जो किताब है कि द 4 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ऑन नरेंद्र मोदी, ये बेसिकली 4 अटेम्प्ट्स को कवर करती है, ऑथेंटिक अटेम्प्ट्स जो हैं, कि जिसमें कि कोर्ट ने जजमेंट दे दिया या चार्जशीट फाइल हो गई। तो उसमें इसरत जहां केस है जी 2004, फिर पटना सीरियल ब्लास्ट है, फिर अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट है, फिर भीमा कोरेगांव है। तो 3 तो वैसी घटनाएं हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसमें पटना बहुत क्लोज स्केप है, उसमें तो ये बात चार्जशीट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे जो सोर्स थे या जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो अभी तक कहते हैं कि मंच के नीचे बॉम्ब था जिसके ऊपर मोदी जी भाषण दे रहे थे। मंच के नीचे बॉम्ब था। और एक जो चार्जशीट का हिस्सा बना है, तो एक टी एरिया होता है जहां से चाय पानी की व्यवस्था की जाती है, वहां 4 बॉम्ब का एक क्लस्टर रखा हुआ था और उसका रेंज लगभग 250 मीटर का था। ओके। और वो 100 मीटर के रेंज में वो बॉम्ब प्लांटेड था, वो फटा नहीं। उसकी जद में भी थे मोदी जी। तो मारने की प्लानिंग तो जब से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं तब से चल रही है। आज भी कहीं कोई प्लानिंग कर रहा होगा। एक प्लानिंग का एक्सपोजर हो गया। अभी आप देखेंगे कि हालांकि उस किताब में बहुत रनिंग रेफरेंस के नाते है, क्योंकि उस समय तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, जो पंजाब में जो स्टक हो गया उनका कॉन्वॉय, लेकिन पुलिस ने अभी उसमें काफ़ी कुछ, वो भी प्लान था। हाँ, पुलिस ने अभी काफ़ी कुछ उसमें फाइल किया है। काफ़ी डिटेल्स वगैरह उसकी आई हैं, तो वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसीलिए बहुत डिटेल्ड रूप में उसको नहीं लिया। लेकिन ये 4 कहानियाँ उस किताब की हैं। फिर उसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ, फिर वही नैरेटिव कि पटना में इतनी बड़ी घटना हो गई, नैरेटिव वाले बोले थे इससे मोदी जी को फायदा हो गया, मोदी जी को फायदा है, राइट। हाँ, ठीक है। इसरत जहाँ घटना हो गई पूरी दुनिया ने मान लिया, डेविड कोलमन हेडली का बयान था, ठीक है। अमेरिका के अटैची थे डेनियल क्लेग, उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, आईबी को चिट्ठी लिखी कि मोदी जी को मारने का प्लान था। उस समय की सरकारों ने इन सारी बातों को कंसिडरेशन में नहीं लिया जांच में, ना कोर्ट में प्रोड्यूस किया। तो 2 तरह के प्रयास चले। एक तो आतंकियों ने प्रयास किया कि मोदी जी की हत्या हो जाए, और दूसरा एक प्रोपेगेंडा में भी चला कि भाई ये तो बेचारी है, ये तो निर्दोष है, ये तो मोदी जी ने मरवा दिया इसको। मुझे इसरत जहां को, इसरत जहां वाला आप केस बता सकते हो एक बार, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि दोनों साइड आ जाते हैं ये। इसरत जहां 4 ऑपरेटिव्स को क्राइम ब्रांच इंटरसेप्ट करता है, और इनपुट है जम्मू कश्मीर में जो आईबी के जो जॉइंट डायरेक्टर थे उनका इनपुट रहता है, राजेंद्र कुमार नाम रहता है उनका। तो उस इनपुट पे ट्रैक किया जाता है, फिर पुलिस के साथ एनकाउंटर होता है, 4 लोग मारे जाते हैं, फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकलते हैं सब। और लश्कर ए तैयबा का जो वेबसाइट है वो ओन भी कर लेता है कि हमारी बेटी है और हमारी बेटी शहीद हुई है। ये एकदम क्लियर कट केस था कि टेररिस्ट आउटफिट ने उसको क्लेम भी कर लिया। फिर बाद में इसरत जहां की मां जाती है कोर्ट सरकार से पूछती है, सरकार ने एफिडेविट दिया कि ये टेररिस्ट थे, और उसमें जो अमजद अली राणा है उसका नाम प्रणेश पिल्लई रहता है, वो शादी करने के लिए मुस्लिम कन्वर्ट हो जाता है, ओके, और बाद में टेररिस्ट हो जाता है। तो ये जो प्रणेश पिल्लई है इसका हिस्ट्री सीटर है, ये क्रिमिनल रहा है पहले से भी। जो 2 लोग और मारे गए हैं वो पाकिस्तानी रेसिडेंट हैं, जीशान जोहर एक, हाँ, अमजद अली राणा करके एक था, कि वो पाकिस्तानी रेसिडेंट हैं। प्रणेश पिल्लई का हिस्ट्री सीट बताते हैं सब। तो फर्स्ट एफिडेविट में सरकार भी नकार देती है, साइंड बाय पी चिदम्बरम। अब बस कुछ महीने बाद सरकार ने फिर एफिडेविट दिया कि नहीं, हमारा पहला एफिडेविट गलत है, ये एनकाउंटर फेक है। और उसमें एक कमेटी बैठी गई, उसमें एक जस्टिस तमांग करके थे, और तमांग ने रिपोर्ट दी कि भाई ये 4 लोग जो है
भारतीय थे, मतलब जो 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे उसको भी बोल दिया कि भारतीय थे। और ईशान ये सब लोग इनोसेंट थे, पुलिस ने जबरदस्ती पकड़ करके कोल्ड ब्लडेड मार दिया। और वो ये बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी नहीं भारतीय थे, कैसे मालूम चला इनको? तो उनके पॉकेट में एक फ़ोटो मिलता है, आप फोटो के पीछे हिंदी में लिखा हुआ था सलीम, SALIM, नहीं अंग्रेजी में लिखा था SALIM। तो जस्टिस तमांग बोलते हैं कि ये उर्दू में लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए पाकिस्तानी नहीं है। बड़ा बवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा उसका कॉग्निजेंस लिया, उसको स्टे किया गया, उस रिपोर्ट को रद्दी में डाला गया। पूरा सरकार प्रायोजित था। तो पहले तो कहते थे कि ये एनकाउंटर फर्जी है, वो बेचारी निर्दोष है। बाद में इसी इकोसिस्टम ने जब देखा कि डेविड कोलमन हेडली का बयान आ गया, डेनियल क्लेग जो अटैची थे यहाँ पे इंडियन एम्बेसी में, जो 9/11 का भी में सहयोग कर रहे थे उसके इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका की तरफ से, उनका एक इनपुट आ गया, CIA का इनपुट था। उन्होंने भारत सरकार को बताया कि ऐसे ऐसे प्लानिंग था, अक्षरधाम मंदिर पे हमला करने का प्लान था, मोदी जी को मारने का प्लान था। तो उसी इकोसिस्टम ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं टेररिस्ट तो थे, उस पर हम नहीं बोल रहे हैं, एनकाउंटर फर्जी था। मतलब एनकाउंटर फर्जी था, उसको पकड़ करके मारा गया। पर मान रहे कि टेररिस्ट है? पहले नहीं मान रहे थे, अब मान रहे हैं। अब मान रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तानी थे, लेकिन एनकाउंटर फर्जी था। तो समय के साथ सुविधा के हिसाब से स्टैंड बदलना, और कुल मिला जुला करके यही था कि डिमीन करना, डेमोनाइज करना। अब मोदी जी के साथ लोक जन समर्थन था, ईश्वर का आशीर्वाद था, नहीं तो उस समय का जो सत्ता पक्ष था उनको बीच में ही रोक देना था, किसी मुकदमे में जेल भेज करके, किसी में कन्विक्ट करके। और ऐसे फर्जी मुकदमे जो समय के साथ जिनका खुलासा हुआ। और आप कमाल की बात देखो कि कोई पॉलिटिकल लीडर जिसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो जाए, वो क्या करेगा? उसको चुनाव का मुद्दा बनाएगा। ट्रंप ने भी बनाया, करेक्ट, उनके ऊपर गोली चला, उन्होंने बनाया, बनाना भी चाहिए। मोदी जी ने नहीं बनाया। मोदी जी ने पहली बार अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट पर बोला। अब बोला कि मैं अभी तक चुप था, इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैटर सब जुडिस था। तो हमको गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे कि जिनकी आस्था इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी है कि उनके ऊपर एक टेररिस्ट अटेम्प्ट होता है और वो कहते हैं कि ये अंडर जुडिशियल ये परव्यू था, इसीलिए जब तक उसका वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैंने बोला नहीं। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं बोल रहा हूँ कि दोनों अटेम्प्ट्स दिखते हैं। एक तो बुलेट टेररिज्म जो मैं बोल रहा हूँ कि 47 गोली बम बारूद, और दूसरा एक 5D GW का कि उनको डिमीन करना, डेमोनाइज करना, कि बुलेट से मारे गए तो मारे गए, नहीं तो भाई प्रोपेगेंडा से मार दिए जाएं। दोनों का इस्तेमाल बहुत वेपन की तरह होता है। करेक्ट। वेपन का तो वेपन की तरह होता ही है, प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल वेपन की तरह होता है। सर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है जहाँ से हमने शुरू किया था इस कॉन्वर्जेशन को, क्योंकि अगर हम ये इशरत जहाँ रज़ा वाला केस भी देखें, 19 साल की लड़की है, मुंब्रा से आती है, मैं मुंबई से हूँ, मुंब्रा मैं जानता हूँ, उसे रेडिकलाइज किया जाता है और लश्कर तैयबा द्वारा, और इस काम में भिड़ाया जाता है। ऐसे कितने सारे हमारे देश के यूथ होंगे जिनमें पोटेंशियल है देश को आगे ले जाने का, पर उन्हें रेडिकलाइज किया जा रहा है। तो डी रेडिकलाइजेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? डी रेडिकलाइजेशन के लिए मुझे लग रहा है कि ये कोर्स और क्यूरिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, उसमें भी इंटरनल सिक्योरिटी, और ताकि कोई अप्रोच करे किसी बच्चे को तो उसको मालूम चल जाए कि ये एक रेडिकल अप्रोच है। शुरू में तो पता ही नहीं चलता, वो तो धीरे धीरे अफीम के डोज की तरह होता है कि वो लास्ट में इतना हो जाता है कि फिर आप फुल फ्लेज टेररिस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला अवेयरनेस उनमें हो, और बहुत ये क्यूरिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, कैंपस एक्टिविटीज़ का हिस्सा होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए कि यदि मान लो कि कोई रेडिकलाइज है तो उसकी मैपिंग होनी चाहिए। जैसे कैसे मैपिंग हो सकती है? अब रोना विल्सन का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। रोना विल्सन और सिराज अहमद 2 लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर असैसिनेशन में
जिनका नाम आया था, और सिराज बहुत एक्टिव सीपीआई माओइस्ट का मेंबर था। रोना विल्सन का एमफिल का डेजर्टेशन आप जब देखोगे तब ताजुब कर जाओगे। एमफिल का डेजर्टेशन का टाइटल है इंडिया वेदर कॉलोनियल, नियो कॉलोनियल और फ्यूडल। मतलब कि 3 गालियां हैं भारत के लिए, और उसके एमफिल डेजर्टेशन में ये कहा गया कि भारत गाली नंबर 1 है कि गाली नंबर 2 है कि गाली नंबर 3 है। और वो अपने डेजर्टेशन में लास्ट में ये प्रूव करता है कि नहीं, इंडिया इज फ्यूडल, नियो कॉलोनियल और सब है। तो उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज भी, उसका एकेडमिक आउटपुट भी रेडिकल होता है। तो रोना विल्सन को मैप करना चाहिए, रोना विल्सन के जो गाइड थे उनको मैप करना चाहिए, उनके अंडर में कितने लड़कों ने पीएचडी किया, उनका टाइटल क्या था, उनको मैप करना चाहिए। भारत सरकार की एक सब्सिडाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके कैंपस में भारत सरकार की सब्सिडी से भारत को ही कॉलोनियल और फ्यूडल सब आप अपने रिसर्च में घोषित कर रहे हैं। करेक्ट। और सर जो दूसरी चीज़ है प्रोपोगंडा, इससे कैसे डील कर सकते हैं हम? प्रोपेगेंडा का काउंटर प्रोपेगेंडा नहीं है। एग्जैक्टली ये तो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो हम भी प्रोपेगेंडा करेंगे, ये तो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है। लेकिन उनको लगता है कि काउंटर प्रोपेगेंडा में अवेयरनेस जरूरी है, और अवेयरनेस के लिए एक ही चीज़ हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी की स्टोरीज को बहुत कैप्सूल्स में, नानी की कहानियों की तरह रोचक बना करके नीचे तक हमको डेसिमेट करना चाहिए। So, ये उसका एंटीडॉट यही है। Exactly. कोई प्रोपेगेंडा अगर आ रहा है तो नीचे इतनी सारी कहानियाँ, जैसे नानी की कहानियाँ रोचक होती थी ना, उसमें परियां होती थी, उसमें राक्षस होते थे, उसमें राजा होते थे, उसमें रानी होती थी। ये इसमें भी सब वही है, एक विलेन है, एक रावण है, एक राजा है, एक रानी है, इसमें परियां हैं, इसमें अच्छी बातें हैं, इसमें खराब बातें हैं, इसमें हीरो है, गुंडा है। इसको बहुत कैप्सूल फॉर्मेट में छोटी छोटी कहानियों की तरह स्कूल के बच्चों में, गांव के लोगों में, खेतीहर लोगों में, बिजनेस वाले लोगों में, हर एज ग्रुप्स में, इसको जब तक डेसिमेट नहीं करेंगे तब तक समाज के तरफ से उसका काउंटर मैकेनिज्म खड़ा नहीं होगा। सो ये शायद हमारे देश का दुर्भाग्य भी है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है ये यूपीएससी में आता है, जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स आप बन रहे हो तब आप ये पढ़ते हो, जबकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो एक नॉर्मल सिविलियन को है, क्योंकि उसका स्टेक ज़्यादा है, उसे पता होनी चाहिए चीज़ें। और अगर आपने ये पढ़ा दिया तो रेडिकलाइजेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, कम्युनलिज्म वाली चीज़ें बंद हो जाएगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पर हम इस पर स्टेप्स नहीं ले रहे अब तक। मुझे लग रहा है कि जो आपने कहा कि ये यूपीएससी का सब्जेक्ट है, आम लोगों को का होना चाहिए, 2 चीज़ें हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये बहुत क्लासी सब्जेक्ट हो गया है। हाँ। इस सब्जेक्ट को डी क्लास करने की ज़रूरत है, मतलब कि आम लोगों तक ले जाने की ज़रूरत थी। ये बहुत सेंट्रलाइज सब्जेक्ट हो गया है। इसको हमको लगता है कि सरकार है ना, सरकार करेगी। अरे समाज के नाते भी इसका असली काम तो समाज के नाते होना है, तो इसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। इसको डी क्लास और डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, तभी डी रेडिकलाइजेशन तक मतलब ये डी जो है इसको पकड़िए आप, कि डी क्लास और डिसेंट्रलाइज करेंगे तभी डी रेडिकलाइज हो पाएगा। करेक्ट। ठीक है, खाली सरकार के भरोसे रहने से नहीं होगा। सरकार बहुत कर रही है, सरकार को जितना करना चाहिए। आज सरकार इस स्थिति में है कि कह रही है कि हम जीरो टेरर कर देंगे मार्च 2026 तक। तो आप समझिए कि क्या सरकार ने काम किया है। 100 साल लग जाते हैं इस बात को उस हिम्मत के साथ कहने में, तो 10 साल में बहुत काम हुआ है। राइट। सो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के लिए, जो आने वाले 10-20 साल है ये भारत के लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि हम ग्रोथ पे है, हमारे पास में यूथ है अब सबसे ज़्यादा, और ये 10-20 साल का ही हमारे पास में विंडो है एक बड़ा नेशन बनने के लिए। तो इसमें ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी वाले इश्यूज भी बहुत आएंगे। तो एक ब्लूप्रिंट अगर आप देना चाहो तो वो क्या होगा? पटना में एक रैली थी, उसमें भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की बातचीत आई थी, प्रधानमंत्री को मारने का प्रयास था 2 साल पहले। और उसमें बिहार पुलिस ने जब रेड किया, बाद में एनआईए भी उसमें इन्वॉल्व हुई थी, तो पीएफआई का एक डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, विजन 2047। प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं विजन 2047, तो दोनों के विजन 2047 है। एक आतंकी समूह का भी विजन 2047 है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी विजन 2047 है। नाम एक ही है, अंतर दोनों में क्या है? एक विजन है जो देश को तोड़ना चाहता है, those who want to bleed India, those who want to break India, those who want to dismember India, those who want
इंडिया इनटू क्योस एंड सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन। दूसरा विजन कौन सा है? यूनाइटेड इंडिया, ऑर्बिट बदला हुआ इंडिया, लीग बदला हुआ इंडिया, एक कैटेगरी नेशन इंडिया, वर्ल्ड का सुपर पावर इंडिया, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इंडिया। ये दो तरह के विजन के साथ इस देश में दो समूह चल रहे हैं और दोनों समूह एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक जो देश को प्रेम करते हैं उनका भी विजन 2047 है और इस देश से जो घृणा करते हैं उनका भी विजन 2047 है। दोनों हम एक दूसरे के कन्फ्रंटेशन में हैं। राइट। इसीलिए ये समय ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है कि हम छलावे में मत आएं कि 2047 का मतलब कौन सा 47 है। देश को प्रेम करने वाला 2047 विजन है कि देश के खिलाफत करने वाला विजन 2047 है। और इसमें सरकार के साथ साथ समाज का जो एक अंतिम व्यक्ति है उसको भी राष्ट्रीय सुरक्षा और खासतौर पे इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का जो विषय है उसका भान होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तब जाकर के हमारा जो विजन 2047 है, जो देश से प्रेम करने वालों का विजन है, तब हम उस विजन 2047 को अचीव कर पाएंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए। आपसे बात करके बहुत सारी नई चीज़ें पता चली एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी एक आइडिया मिला होगा इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। और हमारी कोशिश वही है कि इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ एक एक्सपर्टीज़ वाला सब्जेक्ट ना रहे, जबकि उसमें इंपॉर्टेंस है एक्सपर्टीज़ की, पर एक ही डे टू डे लाइफ डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशंस का भी पार्ट बने ताकि हमारे देश की उससे प्रगति हो। सो सर, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए। थैंक यू सो मच।